अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आरजी उर्दू स्टोरी में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सैकड़ों बरस की बात है, लाहौर से कुछ फासले पर एक छोटी सी रियासत थी जहां एक राजा राज करता था। उसकी 3 लड़कियां थीं, तीनों खूबसूरत और अक्लमंदी में अपना जवाब आप थीं। मगर एक चीज़ जो छोटी राजकुमारी इंदिरा को अपनी बड़ी बहनों से अलग करती थी, वो नेकी, पारसाई और खुदा तरसी थी। जहाँ दोनों बड़ी बहनें गरूर और तकब्बर की जीती जागती तस्वीर थीं, वहाँ खुदा ने राजकुमारी इंदिरा को नेकी और रहमदिली जैसी अच्छी सिफतें अता की थीं। तीनों राजकुमारियाँ जवान हुईं तो इर्द गिर्द की रियासतों के राजकुमारों के पैगाम आने लगे। राजा ने बड़ी छानबीन के बाद 3 राजकुमारों को पसंद किया और उन्हें बर दिखावे के लिए अपनी रियासत में आने की दावत दी। एक दिन राजा तीनों राजकुमारों और राजकुमारियों के साथ शहर से दूर एक झील के किनारे तफरीह कर रहा था। सुबह का सुहाना वक्त था। तुलू होते सूरज की चमकीली किरणें झील के साफ व शफाफ पानी पर अटखेलियां कर रही थीं। परिंदे पेड़ों की शाखों पर बहार का तराना अलाप रहे थे कि एक फटे पुराने कपड़े पहने एक फकीर इनके सामने हाथ फैलाकर खड़ा हो गया और बड़ी दर्दनाक आवाज में बोला, कुछ खुदा के नाम पर दे दो, 2-3 दिन से भूखा हूं। इस पर बड़ा राजकुमार आगे बढ़ा और झिड़क कर बोला, भाग जा यहां से, और ये कहकर उसे इतना जोर का धक्का दे दिया कि वो गरीब लुढ़कियां खाता हुआ एक पत्थर पर गिर पड़ा, जिससे इसका सर फट गया। राजकुमारी इंदिरा और राजकुमार अंदरजीत बातें करते हुए पीछे पीछे आ रहे थे। इंदिरा ने फकीर की ये दुर्गत बनी देखी तो इसका दिल भर आया। वो दौड़ती हुई फकीर के पास गई, सहारा देकर उसे उठाया, उसके सर से खून पूंझा और अपने गले से हीरों की माला उतारकर उसे दे दी। गरीब भिखारी की आंखों में आंसू उमड़ आए। वो लरसते हुए होठों से दुआएं देता हुआ चला गया। राजा फिर तफरीह में मशगूल हो गया, गोया कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इसने दिल ही दिल में इंदिरा की रहमदिली की तारीफ की। यकायक बड़ी राजकुमारी झील की तरफ इशारा करके बोली, वो क्या है? सबकी निगाहें इसी तरफ उठ गईं। उन्होंने देखा कि झील के किनारे एक निहायत खूबसूरत कश्ती चांदी की जंजीर से बंधी हुई खड़ी है। उसका सुनहरा रंग सोने को भी मात कर रहा था। बड़ी राजकुमारी की आंखें खुशी से चमकने लगीं और वो मुट्ठियां भींचकर अपनी मजली बहन से बोली, कसम, देखो तो कितनी खूबसूरत कश्ती है। ऐसा लगता है खुदा ने हमारे लिए जन्नत से भेजी है। मेरा दिल चाहता है कि इसमें मैं सवार होकर थोड़ी देर पानी का लुत्फ उठाऊं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? कुसुम राजी हो गई, मगर इंदिरा बोली, नामालूम किसकी कश्ती है और यहाँ क्यों खड़ी है? ऐसा ना हो कि हमें बाद में पछताना पड़े। बड़ी बहन बोली, तुम्हें तो जरा जरा सी बातों से डर लगता है। आओ, बस थोड़ी दूर घूम फिरकर वापस आ जाएंगे। इंदिरा का दिल धक धक कर रहा था। वो कश्ती में सवार होने को तैयार ना थी, मगर दोनों बहनों ने जबरदस्ती खींचकर उसे भी अपने साथ बिठा लिया। वो चाहती थी कि जंजीर खोलकर कश्ती को आगे बढ़ाएं कि पानी में बड़े जोर का धमाका हुआ। एक बोना छलांग मारकर कश्ती पर चढ़ गया और बड़ी खौफनाक आवाज निकाल कर बोला, चले चलो। राजा की आंखें खौफ के मारे खुली की खुली रह गईं। राजकुमारों ने तलवार निकाल लिए, हाथ बढ़ाए, मगर उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने इनकी ताकत छीन ली है और उन्हें पत्थर के बुत बना दिया है। बोने ने हाथ बढ़ाकर जंजीर खोल दी और झील के पानी में कश्ती खोलते हुए बोला, अच्छा मेरे दोस्तों, खुदा तुम्हें सब्र की तौफीक अता फरमाए। तुम्हें अब मालूम हो गया होगा कि किसी गरीब का दिल दुखाने का क्या अंजाम होता है। तुम समझते थे कि तुम राजा हो और दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मगर अब तुम समझ गए होगे कि खुदा ने दुनिया में तुमसे भी बड़ी ताकतें पैदा की हैं। अच्छा महाराज, क्योंकि तुम्हारी छोटी लड़की बहुत रहमदिल और नेक है, इसलिए वो तो तुम्हें थोड़े दिनों बाद वापस मिल जाएगी, मगर ये दोनों राजकुमारियां कभी वापस नहीं आ सकेंगी। ये सब कुछ इतने थोड़े अरसे में हुआ कि राजा ठीक तौर पर समझ भी न सका कि ये कोई ख्वाब है या हकीकत। चारों किनारे पर खड़े खौफ भरी निगाहों से
गायब होती कश्ती को देख रहे थे। उनके मुंह पर ताले लगे हुए थे, हाथ बेजान हो चुके थे, बस आंखें खुली थीं। इनके देखते ही देखते बोना कश्ती को तेज तेज खेलता हुआ दूसरे किनारे पर एक कुएं के पास ले गया और जोर से धाड़कर बोला, हांग हुंग शांग शुंग। फौरन ही एक टोकरी जिसमें मजबूत सी रस्सी बंधी हुई थी कुएं के मुंह पर आई और बोना तीनों राजकुमारियों को टोकरी में बिठाकर कुएं की गहराई में गायब हो गया। जब बोना और राजकुमारियां नजरों से ओझल हो गईं, तो राजा और राजकुमारों को महसूस हुआ कि उनकी खोई हुई ताकत वापस आ गई है और वो पहले की तरह अपने हाथ पांव को हरकत दे सकते हैं। राजा चीख कर बोला, उफ, ये क्या हुआ? अब क्या करें? आइए, ये वक्त मौका जाया करने का नहीं है। इंद्रजीत ने जल्दी से कहा, हमें कुएं पर पहुंचना चाहिए, शायद कुछ निशान मिल जाए। चुनाचा चारों तलवारें सोंधकर झील के किनारे किनारे दौड़ने लगे। कुएं पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि टोकरी तो लटक रही है, मगर राजकुमारियों का कुछ पता नहीं और ना इस खबीस बोने का। कुएं में गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। राजा की आंखों में मायूसी झलकने लगी। सबसे पहले राजकुमार इंद्रजीत के हवास ठिकाने आए और वो बड़े जोश से बोला, मैं टोकरी में बैठकर कुएं में जाता हूँ, आप लोग महल जाइए। मैं वादा करता हूँ कि जब तक राजकुमारियों को वापस ना ले आऊँगा अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। इंद्रजीत का हौसला देखकर बड़े राजकुमार को भी जोश आ गया। वो हाथ उठाकर बोला, ठहरो, तुम नहीं मैं, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ। ये कहकर वो छलांग लगाकर टोकरी में बैठ गया और आन की आन में कुएं की हैबतनाक गहराई में गुम हो गया। राजा और राजकुमार बहुत देर तक राजकुमार की राह देखते रहे, मगर ऐसी कोई आवाज सुनाई ना दी जिससे ये मालूम होता कि वो कुएं के अंदर है। राजा ने कुएं के अंदर मुंह डालकर अपनी पूरी ताकत से राजकुमार को आवाज दी, मगर उसकी अपनी आवाज ही कुएं में गूंज कर रह गई। शाम की तारीकी छाने लगी। राजा और राजकुमारों का भूख के मारे बुरा हाल हो गया। वो मजबूरन अपने घर लौटे कि कुछ खा पी लें और फिर वापस आकर राजकुमारों का इंतजार करें। चुनाचा दूसरे दिन सुबह तड़के ही राजा राजकुमारों और बहुत से सिपाहियों के साथ कुएं पर पहुंचा, लेकिन यह देखकर सख्त परेशान हुआ कि टोकरी तो कुएं के मुंह पर लटक रही है, मगर राजकुमार और राजकुमारियों का कुछ पता नहीं। राजकुमारियों का गम ही क्या कम था कि मेहमान राजकुमार से भी हाथ धोने पड़ गए। राजा को परेशान देखकर मंझले राजकुमार ने कुएं में जाने की ख्वाहिश जाहिर की। राजा ने पहले तो बहुत रोका, मगर जब इसने जिद की तो इजाजत दे दी और वो भी पहले राजकुमार की तरह कुएं की हौलनाक तारीकी में गायब हो गया। तीसरे दिन छोटे राजकुमार इंद्रजीत ने कमर बांधी। राजा के आंसू निकल आए। वो बोला, बेटा, 3 बेटियां खो चुका हूं, 2 मेहमान गवा दिए, अब तू भी जा रहा है, तेरे बाप को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? इंद्रजीत तसल्ली देकर बोला, आप फिक्र ना करें, कुदरत को मंजूर हुआ तो बहुत जल्द वापस लौटूंगा। मेरा दिल कह रहा है कि ये मुहिम मेरे हाथों सर होगी। राजा ने चारों नाचार उसे भी रुखसत किया और खुद रोता पीटता महल को वापस चला आया। इंद्रजीत अभी टोकरी में संभल कर बैठने न पाया था कि वो नीचे सरकना शुरू हो गई। वो किस्मत पर भरोसा किए कुएं के हैबतनाक अंधेरे में से गुजर रहा था। वो एक हाथ में तलवार थामे हुआ था और दूसरा हाथ रस्सी को मजबूती से पकड़े हुए था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक तरफ धीमी धीमी सी कुछ रोशनी नजर आई। फिर जूं जूं टोकरी नीचे सरकती गई, रोशनी बढ़ती गई, यहां तक कि टोकरी एक झटके के साथ ठहर गई। वो समझ गया कि तय आ गई। ये अजीबोगरीब कुआं था, इसमें पानी की एक बूंद तक न थी। वो जल्दी से जल्दी टोकरी से कूदकर रोशनी की तरफ बढ़ा। पास जाकर मालूम हुआ कि दरवाज़ा है और इसकी झुर्रियों से रोशनी आ रही है। इसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया तो वो एक ही झटके में खुल गया। अब इसकी नज़रों के सामने एक निहायत खूबसूरत और हसीन मंजर था। इसने देखा कि वही आसमान है और वही ज़मीन। हर तरफ नरम नरम घास का फर्श बिछा हुआ था।
नन्ही नन्ही रंग बिरंगी खूबसूरत चिड़ियाँ दरख्तों पर फुदक रही थीं और मैदान में तरह तरह के जानवर बड़ी आज़ादी और इत्मीनान से चरते फिर रहे थे, लेकिन कोई आदमजाद उसे नजर नहीं आया। मैदान के उस तरफ एक खुशनुमा बाग था जिसमें एक निहायत खूबसूरत महल बना हुआ था। ये दिल फरेब और प्यारा समा देखकर राजकुमार का दिल बिल्लियों उछलने लगा और वो बेख्तियार महल की तरफ बढ़ता चला गया। वो सोचने लगा, शायद ये वही सदाबहार मुल्क है जिसके मुतालिक हम बचपन से कहानियों में सुनते चले आए हैं कि यहाँ ना कोई दुख दर्द है और ना कोई गम, सब लोग खुशो खुरम रहते हैं, ना कभी बीमार पड़ते हैं ना मरते हैं, हमेशा से जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। वो इसी तरह सोचता हुआ महल के दरवाजे के पास पहुंचा और सोचने लगा कि अंदर जाए या ना जाए कि इतने में महल का फाटक खुद ब खुद खुल गया और एक निहायत मीठी और प्यारी आवाज़ आई, तशरीफ़ लाइए। वो महल की सजावट और कीमती सामान को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। इसने ऐसे बढ़िया कालीन और इतनी नफीस मेज़ कुर्सियाँ ख्वाब में भी ना देखी थीं। वो जब किसी कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचा तो वही दिल लुभाने वाली आवाज़ आती, तशरीफ़ लाइए, और वो बगैर किसी झिझक या खौफ के अंदर घुस जाता जैसे ये उसी का महल हो। महल की खूबसूरती से तो उसका दिल बाग बाग हो रहा था, मगर उसे जिस चीज़ से सख्त परेशानी और उलझन हो रही थी कि आखिर इस महल में रहता कौन है। अब वो घूमते घूमते थक गया था, इसलिए एक मसेरी पर सस्ताने के लिए लेट गया। वो सोना चाहता ही था कि तरह तरह के खानों की खुशबू से सारा कमरा महक उठा। उसने पलट कर देखा तो एक मेज पर सोने चांदी के बर्तन में किस्म किस्म के लजीज खाने चुन रखे थे। सुबह के नाश्ते के बाद उसके हलक से एक दाना भी ना उतरा था। भूख के मारे आंतें ऐंठी जा रही थीं। बेताबी से खाने की तरफ लपका और चाहता था एक ही लुकमे में सारी प्लेटें हलक में उतार ले कि फौरन ही ख्याल आया, खुदा जाने इस महल का मालिक कौन है और ये खाना यहाँ क्यों रखा है। बिना पूछे किसी का खाना खा लेना ईमानदारी के खिलाफ है। ये सोचकर वो बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि कोई आए उसे खाने के लिए कहे तो वो खाएगा। इसी दौरान पास के आतिशदान में आग भड़कने लगी और इसके उठते हुए शोलों में इंद्रजीत को उसी खौफनाक बोने का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया जो राजकुमारियों को कश्ती में बिठाकर इस अजीबोगरीब दुनिया में ले आया था। उसे देखते ही इंद्रजीत की थरथरी बंध गई। बोना उसे डरता हुआ देखकर नरमी से बोला, डरो नहीं मेरे नन्हे राजकुमार, मैं अच्छे लोगों का दोस्त और बुरों का दुश्मन हूँ। तुम इतनी दूर से चलकर यहाँ आए हो, सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया, खाना क्यों नहीं खाते। राजकुमार डरते डरते बोला, जाने ये किसका खाना है, बगैर पूछे किसी की कोई चीज़ खा लेना बुरी बात है, इसलिए मैंने ये खाना नहीं खाया। बोना कहका लगाकर बोला, तुम्हारी ईमानदारी की मैं तारीफ करता हूँ, मगर अफसोस है कि तुम्हारे दोनों दोस्त जो तुमसे पहले यहाँ आए थे तुम जैसे ईमानदार ना थे। वो खाने को देखते ही उस पर टूट पड़े और अब वो ऐसी हालत में हैं कि उन्हें ना भूख लगती है और ना प्यास। वो देखो। बोने ने एक तरफ इशारा किया और राजकुमार का ये देखकर खून खुश्क हो गया कि राजकुमारों जैसी सूरत के पत्थर के दो बुत रखे हैं। बोना बोला, मगर तुम ना घबराओ, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, आओ मेरे साथ खाना खाओ, तुम मेरे मेहमान हो, ईमानदार मेहमान। ये कहकर वो आतिशदान में से निकलकर कहके मारता हुआ खाने की मेज पर बैठ गया और राजकुमार का हाथ पकड़कर उसे भी अपने साथ बिठा लिया। इंद्रजीत ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि बोना हाथ उठाकर बोला, ना ना ना, पहले खाना खा लो, मैं जानता हूँ कि तुम किस लिए यहाँ आए हो। इत्मीनान रखो, तुम्हारी राजकुमारी मेरे पास बिल्कुल महफूज है। उसे तो मैं यूं ही अपने साथ ले आया था, वरना उस नेक दिल लड़की के साथ मुझे कोई दुश्मनी नहीं। रही बात दूसरी राजकुमारियों की, अगरचा उनसे मैं सख्त नाराज हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारी और राजकुमारी इंदिरा की खातिर इनका कसूर माफ करने को तैयार हूँ। अगर तुम मुझसे वादा करो कि इनको नेक दिल लड़कियां बना सकोगे तो मैं तुम्हें इनका पता बता दूंगा। राजकुमार बोला, मैं इसका वादा करता हूँ कि आइंदा कभी वो किसी गरीब का दिल ना दुखाएंगी।
अच्छा, तो कल सुबह मैं इनका पता बता दूंगा, अब तुम आराम करो। ये कहकर बोना छलावे की तरह गायब हो गया और राजकुमार मसेरी पर आराम करने के लिए लेट गया। सुबह को इंद्रजीत की आंख खुली तो इसने देखा कि बोना इसके सिराने बैठा उसे घूर घूर कर देख रहा है। वो घबरा कर उठ बैठा। बोना आहिस्ता से बोला, तुम सुबह को बहुत देर से उठते हो, ये बहुत बुरी आदत है। अच्छा, अब ध्यान देकर मेरी बात सुनो। ये कहकर वो अपनी दाढ़ी सहलाने लगा। फिर आगे झुककर बोला, मेरे दोस्त, तुम अगर हिम्मत से काम लोगे तो राजकुमारियों को हासिल कर सकोगे। सुनो, वो दोनों देवों के कब्जे में हैं। मैं जब उन्हें लाया था तो वो मुझसे छीन कर ले गए थे। अब ये तुम्हारा काम है कि तुम उनको देवों के पंजों से छुड़ाओ। यहाँ से 50 मील दूर मेरे मुल्क की सरहद खत्म हो जाती है और परस्तान का इलाका शुरू हो जाता है। सरहद से कुछ ही फासले पर देवों के बादशाह का महल है, जिसके पास मंजली राजकुमारी है। जब तुम उसे छुड़ा लो तो इससे 50 मील दूर दूसरे देव का महल है और वहां बड़ी राजकुमारी कैद है। जब इन दोनों को रिहा करा लो तो सीधे मेरे पास आ जाना। मैं छोटी राजकुमारी को भी तुम्हारे सुपुर्द कर दूंगा, मगर ये बड़ी होशियारी और जवां मर्दी का काम है। जरा सी भूल चूक या बेहिम्मती से बना बनाया काम बिगड़ जाएगा और तुम्हारी जान के भी लाले पड़ जाएंगे। इतना कहकर वो राजकुमार का हाथ पकड़कर अस्तबल में ले गया और उसे एक निहायत तेज रफ्तार घोड़ा दे दिया, जिस पर बैठकर राजकुमार देव के महल की तरफ रवाना हो गया। दिन भर लगातार चलने के बाद राजकुमार शाम के करीब महल के पास पहुंचा। राजकुमारी कुसुम उसे देखते ही दौड़ पड़ी। इंद्रजीत ने शुरू से आखिर तक सारा किस्सा सुनाया, तसल्ली दी और बताया कि अब मैं तुम्हें लेने आया हूं, जल्द तैयार हो जाओ। राजकुमारी बोली, ये वक्त जाने का नहीं, क्योंकि देव आता ही होगा। आज रात तुम यहीं रहो, सुबह को जब वो सैर और शिकार के लिए निकल जाएगा तो हम भाग निकलेंगे। राजकुमार को भूख लग रही थी। जब राजकुमारी ने उसके आगे खाना लाकर रखा तो वो दीवानों की तरह टूट पड़ा, मगर अभी आधे पेट ही खाना खाया होगा कि बड़े जोर की गरज सुनाई दी और साथ ही सारा महल थर-थर कांपने लगा। राजकुमार ने खौफसदा निगाहों से राजकुमारी को देखा। वो घबरा कर बोली, वो कमबख्त आ रहा है, तुम इस अलमारी के पीछे छुप जाओ। जब वो खाना खाकर सो जाएगा तो मैं तुम्हें निकाल लूंगी। राजकुमार जल्दी से अलमारी के पीछे छुप गया। इतने में देव भी आन पहुंचा। उसकी पीठ पर गाय, बकरा और एक हिरन बंधा हुआ था। वो गरज कर बोला, आज शिकार मिलने में बड़ी दिक्कत हुई। खैर, आज आधा पेट ही सही, सुबह को देखा जाएगा। ये कहकर उसने जल्दी से सारा शिकार हड़प कर लिया और फिर वहीं फर्श पर ऊंधा लेटकर सो गया। राजकुमारी ने आहिस्ता से राजकुमार को कमरे से बाहर निकाला और इसी तरह दबे पांव उसे दूसरे कमरे में ले गई। सुबह को जब दो शिकार की तलाश में जंगल की तरफ चला गया तो राजकुमारी ने इंद्रजीत को उस महल का पता बता दिया जहां इसकी बड़ी बहन कैद थी। राजकुमार बोला, मैं राजकुमारी को लेकर कल सुबह तक यहाँ पहुंच जाऊंगा। तुम घोड़े की ज़ैन कसकर तैयार रखना, क्योंकि हमने अगर जरा सी भी देर कर दी फिर हमारा खुदा ही हाफिज है। ये कहकर वो घोड़े को एड़ लगाकर आगे बढ़ गया। दोपहर के वक्त वो उस महल में जा पहुंचा जहां बड़ी राजकुमारी कैद थी। देव बाहर गया हुआ था और राजकुमारी बैठी अपनी किस्मत को रो रही थी। इंद्रजीत को देखकर उछल पड़ी। इंद्रजीत जल्दी से बोला, जल्दी करो, बाहर घोड़ा तैयार है, मैं तुम्हें लेने आया हूं। राजकुमारी बगैर कुछ कहे सुने इसके साथ हो ली। राजकुमारी कुसुम उनका इंतजार कर रही थी। उन्हें आता देखकर वो झटपट घोड़े पर सवार हुई और फिर तीनों हवा से बातें करने लगे। सारा दिन चलने के बाद रात के वक्त वो बोने के मुल्क की सरहद में पहुंच गए। तब कहीं जाकर उनकी जान में जान आई। महल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि छोटी राजकुमारी इंदिरा खाने की मेज पर उनकी राह तक रही थी। तीनों का भूख के मारे बुरा हाल था, मगर जब उन्होंने पत्थर के बुतों की तरफ देखा तो गमज़दा हो गए और हर एक ने खाने से हाथ खींच लिया। ये देखकर बोने का दिल पसीज गया
और इसने मंत्र पढ़कर दोनों राजकुमारों को जीता जागता इंसान बना दिया। इसके बाद सब ने खूब मज़े ले लेकर खाना खाया। बोना भी उन्हें खुश होता देखकर मुस्कुरा रहा था। खाने से फारिग होकर कुछ देर खुश गप्पियाँ होती रहीं और फिर बोना अपने मेहमानों को साथ वाले कमरे में ले गया, जहाँ एक मेज़ पर सोने के 3 ताज रखे थे। बोने ने एक एक ताज तीनों राजकुमारियों को दिया और बोला, अब आप लोग फौरन यहाँ से चले जाइए। अगर इन देवों को खबर हो गई कि आप मेरे पास हैं तो मेरे शहर पर वो धावा बोल देंगे और मुझे खामखा इनसे लड़ाई मोल लेना पड़ेगी। बोना राजकुमारों और राजकुमारियों को लेकर कुएं पर पहुंचा, जहां टोकरी इसी तरह लटक रही थी। जाने से पहले मैं तुम्हें चंद नसीहत करता हूँ, उम्मीद है तुम तवज्जो से सुनोगे। बोना बोला, पहली तो ये कि किसी गरीब आदमी का दिल ना दुखाना। दूसरा ये कि तुम तीनों एक ही दिन और एक ही वक्त में शादी करना। तीसरा ये कि ये जो मैंने तुम्हें ताज दिए हैं इन्हें कभी अपने आप से जुदा ना करना, वरना नतीजे के तुम खुद जिम्मेदार होगे। सबने इसका हुक्म बजा लाने का वादा किया और कुएं में दाखिल हो गए। इंद्रजीत ने दूसरे राजकुमारों और राजकुमारियों की बातों से अंदाज़ा लगा लिया कि इनकी नीयत में बदी है और वो हम दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो राजकुमारी इंदिरा से चुपके से बोला, तुम अपना ताज मुझे दे दो। मुझे तुम्हारी बहनों और इनके मंगेतरों की आंख में बेईमानी दिखाई दे रही है। तुम सबसे आखिर में ऊपर जाना, तुम्हारे बाद मैं आऊँगा। राजकुमारी ने ताज उसके हवाले कर दिया। जब तीनों राजकुमार और राजकुमारियां ऊपर पहुंच गईं तो राजकुमारी इंदिरा ने जोर से चीख कर कहा, अब मैं आ रही हूँ, होशियार हो जाओ, मेरे बाद राजकुमार इंद्रजीत आएंगे। ये कहकर वो टोकरी में बैठ गई और ऊपर पहुंच गई। थोड़ी देर बाद टोकरी इंद्रजीत को लेने आई तो उसे फौरन एक तरकीब सूझी। इसने बजाय इसके कि खुद टोकरी में बैठता एक बड़ा सा पत्थर इसमें रख दिया और इंतज़ार करने लगा। और वही हुआ जो इंद्रजीत ने सोच रखा था। अभी टोकरी आधी भी नहीं पहुंच पाई थी कि रस्सी टूट गई और टोकरी धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। साथ ही राजकुमारी इंदिरा की चीख सुनाई दी, हाय ये क्या हुआ। इंद्रजीत दांत पीसकर बोला, कमबख्त मुझे मारना चाहते थे, मैंने ही इनकी जान बचाई और ये मेरी ही जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। चलो मैं आज यहाँ और ठहर जाता हूँ और वो समझेंगे कि मेरा खात्मा हो गया। वो वापस बोने के महल में पहुंचा और एक मसेरी पर आराम करने के लिए लेट गया। सुबह को वो आंख मलता हुआ उठा तो बोना बोला, आप फिर तशरीफ ले आए। राजकुमार जल्दी से बोला, दरअसल बात यह है। बोने ने उसकी बात काट दी और हाथ उठाकर बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। अब ये बताइए कि आप वापस जाना चाहते हैं या इस खाकसार के घर पर ही धरना मारने का इरादा है। मैं अपने शहर वापस जाना चाहता हूँ, राजकुमार ने जवाब दिया। अच्छा तो ये लीजिए, ये एक डबिया में आपको देता हूँ। इसे जब आप खोलेंगे तो मैं फ़ौरन आपकी मदद को पहुँच जाऊँगा। अब आप आंखें बंद कर लें। राजकुमार ने झट आंखें मीच लीं और थोड़ी देर बाद खोलीं तो क्या देखता है कि वो एक छोटे से कस्बे में एक लोहार की दुकान के सामने खड़ा है। इस सफ़र में उसे 15 रोज़ लग गए थे। सारे कपड़े मैले कचीले और जगह जगह से फट गए थे। उसकी सूरत देखकर ऐसा मालूम होता था कि किसी भट्टी में कोयला झोंकर आ रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलकर बूढ़े लोहार के सामने जा खड़ा हुआ, जो एक फावड़ा बनाने में मशगूल था। बूढ़े ने नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा और पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार बोला, मैं एक गरीब आदमी हूँ, भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। लोहार झिड़क कर बोला, शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? मेहनत मजदूरी करो, दुनिया में इतना काम है कि तुम आसानी से अपनी रोजी कमा सकते हो। राजकुमार आजिज़ी से बोला, कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ, आप ही मुझे काम दे दीजिए। ये बात कही ना तुमने खुदा लगती। लोहार खुश होकर बोला, तुम आज से मेरे साथ काम करो, मैं खाना कपड़ा खर्चे के लिए कुछ पैसे दे दिया करूँगा, बोलो मंजूर है?
राजकुमार ने मंजूर कर लिया और वो उसी दिन से लोहार के साथ काम करने लगा। इंद्रजीत को 1 महीना लोहार के यहाँ काम करते हुए हो गया था। वो सोच रहा था कि कुछ पैसे उसके पास आ जाएं तो अपनी शक्ल और सूरत संभाल कर घर जाऊं। एक दिन पड़ोस के गांव का एक दर्जी, जो लोहार का बड़ा गहरा दोस्त था और अक्सर इसके यहाँ आता जाता था, ये दर्जी जिसका नाम गयानी था, गप्पे हाँकने में बड़ा मशहूर था। आते ही इसने इधर उधर की खबरें सुनाना शुरू कर दी। फिर बोला, तुमने सुना होगा कि हमारे राजा की 3 लड़कियां और इनके मंगेतर अजीबोगरीब तरीके से गायब हो गए थे। लोग कहते थे कि उन्हें परियां उठाकर ले गई हैं। अभी थोड़े दिनों की बात है कि वो वापस आ गए हैं, मगर सबसे छोटा राजकुमार, जिसका नाम इंद्रजीत है, वो अभी तक नहीं आया। दोनों बड़ी राजकुमारियों के पास सोने के 2 खूबसूरत ताज हैं, जो उन्हें परियों ने दिए हैं। 1 हफ्ते पहले इन दोनों की शादी थी, मगर ऐन वक़्त पर एक अजीब वाक़या हुआ। जानते हो क्या? दर्जी ये कहकर खामोश हो गया। लोगों ने बेसब्री से पूछा, क्या? वो बोला, हुआ ये कि एकदम ज़मीन फट गई और दोनों राजकुमारियां और राजकुमार इसी में समा गए। सब लोग खौफजदा होकर भागने लगे। थोड़ी देर बाद ज़मीन ने उन्हें बाहर फेंक दिया। उस वक़्त उनकी सूरत देखने के काबिल थी। ऐसा मालूम होता था कि किसी गंदी नाली में से निकलकर आ रहे हैं। सारे कपड़े कीचड़ में लथपथ थे और चेहरे पर भी गंदगी थपी हुई थी। महल में मौजूद तमाम लोग चीख मारकर भाग निकले। इसके बाद राजा ने ऐलान किया। इंद्रजीत ने जल्दी से पूछा। दर्जी बोला, राजा ने ऐलान किया कि 3 राजकुमारियों की शादी एक साथ होगी, मगर चूंकि छोटी राजकुमारी का ताज कहीं खो गया है, इसीलिए जो शख्स इसके लिए वैसा ही ताज बनाकर लाएगा, उसके साथ उसकी शादी कर दी जाएगी। अब बताओ मेरे दोस्त। दर्जी लोहार से बोला, क्या इरादा है? क्या तुम ऐसा ताज बना सकते हो? बूढ़े लोहार ने एक ठंडी सांस भरी और सर झुका लिया। दर्जी चला गया तो राजकुमार लोहार से बोला, बाबा, तुम राजा के महल जाओ और ताज का नमूना और थोड़ा सा सोना ले आओ। मुझे यकीन है कि मैं ऐसा ताज बना लूँगा। बूढ़ा पहले तो ये समझा कि लड़के का दिमाग ख़राब हो गया है, मगर जब इसने बहुत ज़िद की तो मजबूरन वो महल में पहुंचा और राजा से ताज का नमूना और सोना लाकर राजकुमार के हवाले कर दिया। शाम को राजकुमार बोला, बाबा, अब तुम सो जाओ, मैं ताज बनाता हूँ। यह कहकर वो दुकान पर चला आया। सुबह को सूरज भी निकलने ना पाया था कि लोहार ने आकर दुकान का दरवाज़ा खटखटाया। कहो मियाँ लड़के, ताज तैयार हो गया? लोहार हंसकर बोला, जी हाँ, ये देखिए। लोहार ने ताज हाथ में लेकर देखा तो उसकी हैरत की इंतहा ना रही। बिल्कुल वैसा ही ताज था जैसा कि वो महल में देखकर आया था। वो फौरन महल पहुंचा और ताज राजा के हुजूर में पेश कर दिया। राजा ने गौर से ताज को देखा तो खुश होकर बोला, बिल्कुल वैसा ही जैसे ये दोनों हैं। लोहार हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी ज़िंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं, मुझे अब किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं। मुझे कल खुदा को मुंह भी दिखाना है, इसलिए सच सच बात बताए देता हूँ। असल में ये ताज मैंने नहीं बनाया, बल्कि मेरे एक शागिर्द ने बनाया है। वो बहुत होशियार और अक्लमंद नौजवान है, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि उसका हक उसको मिलना चाहिए। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर राजकुमारी इंदिरा को बुलाकर पूछा, क्या तुम उस आदमी से शादी करने पर रजामंद हो जिसने ये ताज बनाया है, अगरचा वो लोहार ही क्यों ना हो? ये कहकर राजा ने उसके हाथों में वो ताज थमा दिया। राजकुमारी ने उलट पुलट कर ताज देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। ये वही ताज था जो इसने कुएं से निकलते वक़्त इंद्रजीत को दिया था। ताज को देखकर उसे यकीन हो गया कि राजकुमार सही सलामत हैं और ये ताज उसी ने भेजा है। राजकुमारी की रजामंदी पाकर राजा ने बड़े राजकुमार को हुक्म दिया कि एक उम्दा बग्घी लेकर लोहार के घर से उस नौजवान को ले आओ। राजकुमार दिल ही दिल में बुरा भला कहता लोहार के घर पहुंचा। क्या देखता है कि एक मेला कचीला सा नौजवान, जिसके हाथ पांव पर मन मन भर खाक धूल लगी हुई है
दरवाजे पर बैठा है। क्या तुम ही वो शख्स हो जिसने ये ताज बनाया है? राजकुमार ने हिकारत से पूछा। जी हाँ, मैं ही हूँ, इंद्रजीत ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा? राजकुमार नफरत से मुंह फेर कर बोला। जल्दी से नहा धोकर नए कपड़े बदल लो, तुम्हें महाराज ने याद फरमाया है। इंद्रजीत बोला, मेरे पास इन कपड़ों के अलावा कोई कपड़ा नहीं है। अगर आप मुझे इसी तरह ले जाने पर तैयार हों तो मैं चलता हूँ। राजकुमार ने दिल में सोचा, चलो मेरा क्या जाता है, दरबार में इसकी खूब बेइज्जती होगी और राजा जूते लगवाकर इसे निकाल देगा। ये सोचकर इसने इंद्रजीत को बग्गी के अंदर बिठा लिया और वो महल की जानिब चल पड़े। जब राजा का महल थोड़ी दूर रह गया तो अचानक इंद्रजीत को बोने की डबिया याद आई। इसने जेब से डबिया निकाली और जो ही इसका ढक्कन खुला, बोना अकड़कर खड़ा हो गया। कहो मेरे दोस्त, क्या चाहते हो? सुनो, इंद्रजीत ने आहिस्ता से कहा, तुम मुझे फौरन ही लोहार के घर पहुंचा दो और बग्गी में मेरे बजाय ईंट पत्थर भर दो। पलक झपकते ही बोने ने इसके हुक्म के मुताबिक वो सब कुछ कर दिया और जब गाड़ी महल में पहुंची और इसका दरवाज़ा खोला गया तो राजा ये देखकर हैरान रह गया कि इसमें पत्थर भरे हुए हैं। इसका क्या मतलब है? राजा गुस्से से बोला, तुम मुझसे मजाक करना चाहते हो? अगर तुम राजकुमार ना होते तो मैं तुम्हें वो सज़ा देता कि उम्र भर याद रखते। राजकुमार गर्दन झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। इसकी अकल हैरान थी कि ये हुआ क्या। थोड़ी देर बाद जब राजा का गुस्सा कम हुआ तो वो मंझले राजकुमार की तरफ मुड़ा और बोला, जाओ तुम इस नौजवान को लेकर आओ। मंझला राजकुमार बग्गी में बैठकर लोहार के घर पहुंचा और इंद्रजीत को अपने साथ लेकर महल में आया। मगर इस दफा बग्गी का दरवाज़ा खोला गया तो इसमें रेत भरी हुई थी। राजा के गुस्से का ठिकाना ना रहा। वो ज़मीन पर पैर मारकर बोला, ये सब अहमक और बेवकूफ़ हैं, मैं खुद जाकर उसे लाऊंगा। फौरन गाड़ियाँ तैयार करो। हुक्म की देर थी कि बग्गियाँ तैयार हो गईं। राजा बहुत से सिपाहियों के साथ लोहार के घर पहुंचा और इंद्रजीत को गाड़ी में सवार करा के महल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में इंद्रजीत ने डबिया खोली और बोने से बोला, जल्दी करो, ये मैले कुचेले कपड़े उतार कर मुझे राजकुमारों जैसे कपड़े पहना दो। ये अल्फाज उसके मुंह से अभी पूरी तरह निकलने भी ना पाए थे कि बोना उसका हुक्म बचा लाया और फिर राजकुमार को सलाम करके बोला, अच्छा मेरे दोस्त, अब मेरा काम ख़त्म हुआ, अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा, अलविदा। ये कहकर डबिया समेत वो बोना गायब हो गया। शाही जलूस महल के दरवाजे पर पहुंचा तो फौजियों ने सलामी दी और तमाम राजकुमारियां और रानियां राजा के इस्तकबाल के लिए महल के दरीचों में आकर खड़ी हो गईं। सबसे पहले राजा बग्गी में से निकला और फिर इसका दरवाज़ा खोलकर इंद्रजीत को उतारा। राजकुमार उसे जरक बरक पोशाक में देखकर दंग रह गया और राजकुमारी इंदिरा खुशी के मारे गश खाकर गिर पड़ी। रात को सारे शहर में चरागा किया गया। गरीबों और मिस्कीनों में खैरात तकसीम की गई। घर घर खुशी के जश्न मनाए गए। इंद्रजीत ने शुरू से आखिर तक सारा किस्सा राजा को सुनाया। राजा गुस्से से दांत पीसकर बोला, बेटा क्या करूं, अब तो मैं इन्हें ज़बान दे चुका हूं, वरना अभी इनको सूली पर चढ़वा देता। खैर, अब तुम भी इन्हें माफ़ कर दो। एक हफ्ते बाद तीनों राजकुमारों और राजकुमारियों की बड़ी धूम धड़ाके से शादी हो गई। दूसरे दिन राजा ने दोनों बड़े राजकुमारों को उनकी दुल्हनों समेत इनके मुल्क की जानिब रुखसत कर दिया और छोटे राजकुमार को अपनी सल्तनत सौंपकर खुद ज्ञान ध्यान में मशगूल हो गया। इंद्रजीत ने सल्तनत का इंतज़ाम इस खुश उसलूबी से चलाया कि रियाया इस पर जान निछावर करने लगी और इस तरह वो आराम और इत्मीनान से ज़िंदगी बसर करने लगा। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद इसी तरह की किस्से कहानियाँ देखने के लिए देखते रहें। शुक्रिया।